Good morning, students. Welcome. Today we are here with the next lecture of health, human health and diseases. So today we will discuss about vaccination and allergies. छोटा सा टॉपिक रहेगा लेकिन ज़रूरी है. So वैक्सीनेशन, बच्चे इसकी हिस्ट्री की बात करें तो डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन की किसने खोज की थी? सबसे पहले वैक्सीनेशन का किसने वो करा था? Do you know? I think you know, but right now you are not able to answer. Okay, I'll tell you a little story behind this. रोज़ तो पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, चलो आज स्टोरी सुनाते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर. ठीक है, कौन थे? एडवर्ड जेनर. ये साइंटिस्ट जो थे ये मोस्टली कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे. ठीक है. अब क्या हुआ कि 1976 की बात है. ठीक है, सॉरी नॉट 1976, इट्स 1796. ठीक है. तो जैसे आजकल प्रॉब्लम हो रखी है कोरोना वायरस की, उस टाइम क्या प्रॉब्लम थी? स्मॉल पॉक्स की. जैसे आजकल तो कोरोना वायरस तो पेंडेमिक बन रखा है ना, लेकिन उस टाइम क्या था? स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक बना हुआ था कि बहुत से लोग मर रहे थे स्मॉल पॉक्स से. ठीक है. और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, और ना उस टाइम कोई वैक्सीन थी कि लोगों को ठीक किया जा सकता. ठीक है. तो ऐसे में जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो शहर में रह रहे लोग उनको ज़्यादा ये सफ़र कर रहे हैं, वो ज़्यादा लोग मर रहे हैं स्मॉल पॉक्स से. लेकिन जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, गाय भैंस जो काऊ वगैरह की देख रेख करते हैं, वो लोगों को इस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. तो जब उन्होंने ऐसा देखा, वहाँ पे जाके उन्होंने ऑब्जर्वेशन की भी क्या चक्कर है यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि जो काउज़ हैं वो भी सफ़र करते हैं एक डिजीज़ से, दैट इज़ काउ पॉक्स. जैसे ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स होता है, वैसे काउज़ में होता है स्मॉल काउ पॉक्स, है ना. अब उन्होंने देखा कि जो ये काउ पॉक्स है, जो लोग ये इम्यून हो चुके हैं काउ पॉक्स की वजह से, किसके लिए? जो ह्यूमंस की बीमारी है स्मॉल पॉक्स की. तब उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो इम्यूनिटी है ये बाकी लोगों में भी आ जाए. ठीक है. या ऐसा वैक्सीन बनाया जाए. तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये जो अपनी थ्योरी थी उसको ट्रू प्रूव करने के लिए, प्रूफ तो चाहिए, उन्होंने एक छोटे से बच्चे पे ट्रायल किया. बच्चे का नाम था जेम्स. ठीक है. अब जो जेम्स था वो बच्चा कितने था? 8 साल का था. तो अब जो जेम्स की मदर थी उसको भी पहले तैयार किया होगा, वो आगे उसको लेके आई अपने बेटे को. तो उन्होंने क्या किया कि एक लेडी थी वहीं पे, तो उसको काउ पॉक्स हो रखे थे, वो डेयरी मेड थी. ठीक है, काम वाली थी डेयरी में. तो उसको भी स्मॉल पॉक्स हो रखे थे. उसने क्या किया कि उस जो वो मेड थी उसके हैंड पे, वो जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में होता है ना, पस्ट्यूल्स जाते हैं हमारी बॉडी पे, पूरी पे पानी से भरे होते हैं, वैसे ही उस बॉडी को काउ पॉक्स हो रखा था. तो उन्होंने उससे बॉडी से क्या किया, वो एक पस्ट्यूल में से थोड़ा सा कट लगाया और वहाँ से जो इन्फेक्शन था वो जेम्स के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया. अब जेम्स के बॉडी पे सीधा ट्रांसफ़र नहीं किया, जेम्स के जो हाथ था उस पर भी उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कट मारा. ठीक है. आर्म पे, उसकी आर्म पे कट मारा, और उस पर क्या किया उन्होंने, वो जो पस्ट्यूल था, मतलब छोटी सी फिंसी टाइप होती है, उसके अंदर जो वो मटेरियल था उसको, जो जहाँ पे जेम का हाथ काटा था वहाँ पे उसको भर दिया उससे. अब क्या हुआ, जो जेम्स था उसमें भी थोड़ा से ऐसे पस्ट्यूल डेवलप हुए, लेकिन उसका क्या हुआ, वो स्कैब बने और ठीक हो गया. ठीक है. उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, एक स्कार सा रह गया. अब क्वेश्चन आता है, क्या जेम्स को स्मॉल पॉक्स होगा अब इसके से कि नहीं होगा? ठीक है. तो अब उन्होंने क्या किया, सेम ईयर, उसी साल, थोड़े टाइम बाद जेम्स को उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने काउ पॉक्स से इन्फेक्ट किया था, अब उन्होंने उसको क्या किया, स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट किया, स्मॉल पॉक्स के पस्ट्यूल से इन्फेक्ट किया. लेकिन जेम्स में कोई भी साइन नहीं हुए, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. फिर उन्होंने थोड़े महीने बाद फिर से रिपीट किया कि क्या पता शायद दोबारा से करता हूँ, क्या पता उसको अब हो जाए स्मॉल पॉक्स, पहले एक्सपोजर में नहीं हुए, दोबारा से उसके दोबारा से स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेशन डेवलप किया, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन डेवलप किया. किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए. ठीक है. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, कैसे ये वैक्सीनेशन की हिस्ट्री बनी. अब इसमें होता क्या है बच्चे, वैक्सीनेशन और जो हम जो भी दवाई ऐसे प्रिपेयर करते हैं किसी और की
उसके वीकन डिजीज से, उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। और जब ये ट्रीटमेंट ऐसा किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट वैक्सीन से करते हैं तो हम उसको बोलते हैं वैक्सीनोथेरेपी, ठीक है। अब ये जो इसने एडवर्ड जेनर ने किया था, इसके बाद सेम पे लुइस पैस्चर ने आगे जाके काम किया और उसने बोला कि ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये पॉसिबल है। और उसने ही वैसे ही किसके लिए वैक्सीन्स बनाई आगे चल के, एंथ्रेक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, कॉरेला के लिए, रेबिस के लिए, ठीक है, ऐसे ही वैक्सीन्स बनाई। अब वैक्सीनेशन में बच्चे होता क्या है, अब वो कैसे ठीक हो गया था लड़का, एक्चुअली जो काउ पॉक्स थे उसके पस्ट्यूल जब उसमें गए तो वो इन्फेक्शन बड़े लिमिटेड अमाउंट का था, उससे क्या हुआ, बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गए, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बन गए तो उसके लिए अब नेक्स्ट टाइम जब स्मॉल पॉक्स आया उसकी बॉडी में तो उसको स्मॉल पॉक्स के ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बने हुए थे। तो मेमोरी, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि मेमोरी सेल्स भी फॉर्म होते हैं प्लाज्मा सेल्स के साथ, तो उसके मेमोरी सेल्स थे जिन्होंने ये किया, जैसे ही वो आता, जैसे ही स्मॉल पॉक्स के एंटीजेंस आ रहे थे तो वो उसको एंटीबॉडीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा बच्चों में भी वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, छोटे बच्चों में मोस्टली, कि और जिस दिन वैक्सीनेशन करवाते हैं तो कभी कभी उनको हल्का बुखार भी आ जाता है। तो क्यों आता है, क्योंकि वो भी क्या होती है, वो उनको इम्यून करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म ही उनकी बॉडी में डालते हैं ताकि वो किसी बड़ी बीमारियों से बच जाएँ, ठीक है। तो आज प्रेजेंटली जैसे हम पोलियो, टेटनेस, ये सारे इंजेक्शन लगते हैं छोटे बच्चों को, तो आजकल क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों से सफ़र बहुत कम करते हैं। इन सब के लिए हमारे पास प्रेजेंटली क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। तो वैक्सीन को डिफाइन कैसे करेंगे ये तो आप पढ़ ही लेंगे। इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट्स, या फिर बोल सकते हैं वैक्सीन जो मिमिक करती है माइक्रोब्स को, और वैक्सीन आर अवेलेबल अगेंस्ट टेटनेस, पोलियो, एक्सेट्रा, ठीक है। या उसको और इसी ये क्या क्रिएट, वैक्सीनेशन क्रिएट क्या करती है, वैक्सीनेशन क्रिएट करती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। हमने पढ़ा था ना एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, तो ये क्या क्रिएट करती है, एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि डेड जैसे पैथोजन वीकेंड हम करते हैं तो वो क्या करती है, एकदम से हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है और वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। अब मोस्टली हम देखेंगे कि अगर वैक्सीनेशन से ऐसा हो सकता है तो एड्स के लिए, कैंसर के लिए, ऐसे बड़ी बड़ी डिजीज़ के लिए क्यों नहीं वैक्सीनेशन तैयार होती बच्चे, क्योंकि एड्स जैसे डिजीज़ जो है उसमें जो उसका वायरस होता है वो म्यूटेटिंग होता है। म्यूटेटिंग मतलब वो अपनी जो जेनेटिक सेटअप है उसको बार बार चेंज करता रहता है, दैट्स वाई वैक्सीनेशन उसके लिए कामयाब नहीं हो पा रही है। अगर जो ये ऑलरेडी जिन डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनी हुई है उनमें जो उनके ये कॉजिंग पैथोजन है या एजेंट्स है, ये म्यूटेट नहीं करते हैं, इसीलिए ये सेम वैक्सीन का सालों तक उसके लिए सक्सेसफुल रहती है। बट इन केस ऑफ एड्स द वायरस इज म्यूटेटिंग, दैट्स वाई इट्स आउटर वॉल इज म्यूटेटिंग, दैट्स वाई वी आर नॉट सक्सेसफुल टू मेक मेडिसिन फॉर दैट, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन। अब हम बात करेंगे एलर्जीज़ की। एलर्जीज़ तो आपने सबने सुना ही होगा, ठीक है। आजकल मोस्टली आप तो यूज़ भी कर देते हो, यार मुझे ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँगा, मुझे इससे एलर्जी है, ठीक है। तो एलर्जी क्या होती है, मोस्टली कोई भी चीज़ जो हमें सूट ना करे हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी रिएक्ट करे, तो हाइपर सेंसिटिव कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, हाइपर सेंसिटिविटी टू अ पर्टिकुलर एलर्जेंट। एलर्जेंट क्या हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है, पोलन भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ऐसा, या हमें तो मिट्टी, धूल, मिट्टी कुछ भी हो सकता है, कोई या दवाई आपको ख़राब लग जाए या कोई चीज़ आपको काट जाए, ठीक है, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है जिसका आप एलर्जेंट हो। सो अब मोस्टली जब भी एलर्जी होती है ना, जिन लोगों को एलर्जीज होती है तो उसमें हमारी बॉडी कौन सी एंटीबॉडी रिलीज़ करती है, हमारी बॉडी करती है IgE, ई वाली एंटीबॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, विच एंटीबॉडीज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जीज, तो व्हाट यू विल राइट, IgE। अब जैसे हमने आपको पहले बताया था कितने 4-5 टाइप की एंटीबॉडीज AE ऐसे बताया था ना करती है क्रिएट, कौन, हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम, जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। अब सिम्टम्स क्या रहते हैं कि पता चलेगा भाई इसको एलर्जी है इस चीज़ से, उस इंसान को जैसे ही वो अपने एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, आंखों से पानी बहेगा, नाक में पानी बह सकता है, सांस आना भारी हो जाएगा, छींकें लग पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारे क्या रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं।
एलर्जी सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन बाय मास्ट सेल। एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि जो ये मास्ट सेल्स होते हैं हमारे एकदम से किस चीज़ की सिक्रेशन करते हैं? हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है। और ये क्या होते हैं? हिस्टामिन सेरोटोनिन ये डिफेंस एक्शन के लिए सिक्रेट करते हैं, ताकि उनको लगता है कि कोई एंटीजन आ रहा है, उनको वो कुछ एक्टिव स्टेट में रहना है। नाउ एलर्जी को हम मोस्टली ट्रीट किससे करते हैं बच्चे? एंटी हिस्टामिन या एड्रेनलाइन से या स्टेरॉइड से करते हैं ट्रीट मोस्टली, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं। कभी भी कुछ लोगों में एलर्जी होती है ना, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, वो एलर्जी का सामने सिम्टम्स थोड़े दिखते नहीं हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजिंग डोज। और सेकंड टाइम क्या होता है, एकदम से हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, एलर्जी जैसे ही होगा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देती है। जैसे रेड एकदम से छींकें आ जाएंगी, आपको एकदम से उस चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, एकदम से बहुत एलर्जी के जो भी ये सिम्टम्स होते हैं ये प्रिवेल हो जाएंगे, ठीक है। और उस डोज को क्या बोलते हैं हम? शॉकिंग डोज। जैसे आप देख लो, हे फीवर होता है, एस्थमा, ये भी एलर्जी का ही एक कारण है। हे फीवर में क्या होता है, उसमें भी यही रहता है, ठीक है। रनिंग, सोलन, रेड एंड रनिंग आइज, नोज, सारे हमारे जो भी ये बार्ट्स हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, दैट इज़ एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है बच्चे? एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी पूरी बॉडी हमारी, सारे जो एलर्जी होती है उसका रिएक्शन हमारी पूरी बॉडी के सेल्स पे जाता है, ठीक है। तो जब पूरी बॉडी पे रेडनेस आ जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो बहुत डेंजरस होता है, जिससे कि क्या हो सकता है, बंदा कभी कभी मर भी सकता है। पर मोस्टली ऐसा कब होता है? जब पॉइजनस कोई चीज़, एकदम पॉइजनस चीज़ हमारी बॉडी में चली जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हनी बी वगैरह से बड़े ज़्यादा वो होते हैं एलर्जेंट, अगर उनको हनी बी वगैरह कुछ काट जाए तो इंस्टेंट उनको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अदरवाइज़ उनकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है, बेहोश हो जाते हैं, कुछ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलर्जी। और रीज़न क्या होता है एलर्जी का? मोस्टली बच्चे हेरिडिटी इफेक्ट होता है एलर्जीज़ के लिए, कि पीछे किसी को अगर है एलर्जी तो आगे भी उनके बच्चों में हो सकती है एलर्जी। और मोस्टली जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, जिन्होंने बचपन में ही बॉटल से ही दूध पिया है, उनमें ज़्यादा प्रॉन रहती है इंस्टेड जिन्होंने मदर का दूध पिया। क्यों? क्योंकि मदर के दूध में क्या आता है, IgA एंटीजन होता है, तो वो क्या करता है, इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है बच्चों की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलर्जीज़। Thank you and have a nice day.